नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्यूरियोसिटी का हम लोग एक आखिरी चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके नोट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कि जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता ही होगा अर्थ एक अकेला इकलौता अभी तक का ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ सस्टेन होती है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन थिन आउटर लेयर कॉल्ड क्रस्ट। तो आप देख सकते हैं जो आउटर लेयर होती है अर्थ की, जिसको क्रस्ट कहते हैं, उसी में ही उसी पर ही लाइफ पॉसिबल है। लाइक द थिन स्किन ऑफ एप्पल। तो ये बिल्कुल स्किन ऑफ एप्पल की तरह ही है। अब बात आती है जो अर्थ है ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो अर्थ एयर प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो एयर है, वाटर है, सॉइल है, और ये तीनों चीज़ें नेसेसरी हैं किस चीज़ के लिए, लाइफ के लिए। अब सॉइल क्यों, क्योंकि प्लांट्स का जो ग्रोथ होगी वो किसी पे होगी, सॉइल पे ही होगी, इसलिए सॉइल भी नेसेसरी है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। देखिए अर्थ की ग्रेविटी कुछ इस तरीके की है कि वो अपने आसपास एक एटमॉस्फेयर को होल्ड कर सकती है। अलाउज अस टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड। और हम लोग को अलाउ करती है कि हम लोग ग्राउंड पे खड़े हो सकते हैं। अगर मान ली ग्रेविटी ना होती तो हम लोग जैसे खड़े हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोग लेट जाते हैं, तो ये सब ना कर पाते। तो कहीं ना कहीं लाइफ की पॉसिबिलिटी ग्रेविटी के बिना ना होती। अच्छा, क्रस्ट के बाद आप देखेंगे अंदर की जो लेयर होती है उसको मेंटल कहते हैं। तो पहले अपर मेंटल है, फिर उसके अंदर और आप लेयर देखेंगे वो लोअर मेंटल है। इसके बाद येलो कलर में जो दिखाई पड़ रही होगी वो कोर का आउटर कोर है। और सबसे अंदर जो लेयर दिखाई पड़ रही होगी ये कौन सी है, इनर कोर है। तो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर, आउटर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है। पहले मेनली 9 थे, अब 8 प्लैनेट्स हो गए हैं। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। तो 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सन के अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। पहला प्लैनेट है सबसे पास में मरकरी, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। हमारा प्लैनेट थर्ड नंबर पे आता है अर्थ की, मतलब सन से दूरी में। फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। जिसमें ये जो 4 प्लैनेट आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनका सरफेस जो है वो सॉलिड है। ठीक है, कैसा सरफेस है चारों प्लैनेट का, सॉलिड सरफेस है। लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनका सरफेस अगर आप देखेंगे तो गैस से भरा हुआ है पूरा सरफेस। इनर प्लैनेट्स में कौन कौन आता है, मरकरी टू मार्स, यहाँ से यहाँ तक जो प्लैनेट्स है उसको इनर प्लैनेट कहते हैं। ये रॉकी हैं और स्मॉल हैं, छोटे हैं। आउटर प्लैनेट्स आप देखेंगे तो जुपिटर से लेके नेपच्यून तक जो है ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये इनका जो सरफेस है वो कैसा है, गैसियस है, मतलब ये गैसियस नेचर के प्लैनेट है। वीनस जो है सबसे पास में आप देखेंगे, सबसे पास में कौन सा था, मरकरी था। लेकिन मरकरी सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, सूरज के सबसे पास होने के बाद भी मरकरी सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म कौन है, वीनस है। और उसके पीछे रीजन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इस वीनस पे अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होने से होता क्या है कि जो हीट सन से आती है वो इस प्लेनेट से बाहर नहीं निकल पाती है, इसी में ट्रैप रहती है, इसी में घूमती रहती है प्लेनेट में, जिस वजह से प्लेनेट और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वीनस की फिलहाल बात हो रही है। वाई अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। अब देखिए लाइफ जो है अर्थ पे वो क्यों एग्जिस्ट करती है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो पहला तो ये है कि पोजीशन हमारी अच्छी है। जो पोजीशन होती है अर्थ की वो अच्छी है। जैसे अगर मान लीजिए ये सन है और सन के पास में अगर आप बहुत पास में देखेंगे, जैसे मरकरी और वीनस हो गया, तो यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही हॉट टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन अर्थ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का दिया गया है, इसका मतलब ये हैबिटेबल जोन है। हैबिटेबल जोन का मतलब ये होता है यहाँ पर अगर वाटर है, ठीक है, तो वाटर हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा यहाँ का टेम्परेचर है कि वाटर का एग्जिस्टेंस लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हैबिटेबल जोन है। इसके बाद अगर आप अर्थ के थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, तो वहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसी हैबिटेबल जोन को ही गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है, बात याद रखिएगा। और यहाँ पर ना ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। और यहाँ मतलब अर्थ पे अगर आप देखेंगे तो वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा है वाटर का, लिक्विड स्टेट है, जिसकी वजह से लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है।
हेंस अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट है, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ को क्या कहा गया है? ब्लू प्लैनेट कहा गया है। बात आते हैं राइट साइज की। हमारा मतलब अर्थ का साइज क्यों अच्छा है, राइट है? तो देखिए, साइज डिसाइड करती है ग्रेविटी को। अब ग्रेविटी अगर आप देखेंगे, अर्थ की इतनी अच्छी खासी ग्रेविटी है कि वो एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास है उसको होल्ड कर सकती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को बाहर नहीं निकलने देती है, नहीं कि अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के कहीं और चली जाए। इतनी अच्छी ग्रेविटी है, इतनी हाई ग्रेविटी है। अब अगर बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी होती तो भी दिक्कत थी, और बहुत कम होती तो भी दिक्कत थी। ठीक है? द एटमॉस्फेयर कंटेन्स, अब इस एटमॉस्फेयर में कौन-कौन सी गैसेज़ हैं? तो ऑक्सीजन है, ओज़ोन लेयर है। अब ये ओज़ोन लेयर क्या करती है? जो सन से यूवी रेज़ आती हैं उसको नहीं आने देती हैं, उसको रोक देती है आने से। ठीक है? यही क्या करती है? लाइफ़ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज़ से। तो ओज़ोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के पास आपको पता होगा एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि अर्थ के अंदर आयरन के पार्टिकल्स हैं। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड से होता क्या है, अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। तो अर्थ क्या है, एक तरीके का जायंट मैग्नेट है। क्यों जायंट मैग्नेट है? ड्यू टू मोल्टेन आयरन। तो मोल्टेन आयरन की वजह से एक जायंट प्लैनेट की तरह काम करता है, इसके कोर में जायंट मोल्टेन आयरन है। ठीक है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम सोलर विंड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है किससे? सोलर विंड से और कॉस्मिक रेज से। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो क्या करती है, सोलर विंड जो आ रही है, जो कॉस्मिक रेज आ रही है, उसको रेजिस्ट कर देती है, उसको एंटर नहीं करने देती है। और अगर एंटर कर जाएगी तो ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए अर्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कंडीशंस दैट सस्टेन लाइफ। तो लाइफ को जो सस्टेन बना के रखती है वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है एयर, वाटर और सनलाइट। अब एयर में क्या है? एयर में आपको पता ही होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और ये दोनों चीजें, रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? ऑक्सीजन की। और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरा क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट मान लीजिए ना होता अर्थ पे, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड हो जाता। ठीक है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत खराब चीज भी है। ठीक है? इसके बाद वाटर आते हैं, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहा गया है, कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का 70% जो भाग है उस पे केवल क्या है, वाटर है। और मेनली अगर आप देखेंगे ज्यादातर केस में ओशियन या ग्लेशियर से वो भरा हुआ है। एंड इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो वाटर आपको पता ही होगा कितना ज्यादा एसेंशियल है, वाटर के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसके बाद आते हैं सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये कैसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन को सस्टेन करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। फॉर्म द जियोस्फीयर। देखिए, पहली चीज तो यही है कि जो रॉक्स हैं, वो रॉक सॉइल्स और रॉक सॉइल और मिनरल्स जो हैं, ये एक जियोस्फीयर बनाते हैं जिसपे हम लोग चल सकते हैं। जिसपे सॉइल जैसे है तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा तो प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? सॉइल प्रोवाइड क्या करता है? न्यूट्रिएंट। रॉक्स एंड मिनरल सप्लाई रिसोर्सेज लाइक मेटल्स एंड फ्यूल्स। देखिए, रॉक और मिनरल क्या कब सप्लाई करते हैं? मेटल और फ्यूल सप्लाई करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस आपने देखी, रॉक और मिनरल की आपने इंपॉर्टेंस देख ली, और दोनों की दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आता है जियो डाइवर्सिटी क्रिएटेड वेरीड हैबिटेट्स फॉर द लाइफ। तो यहाँ पर आप जियो डाइवर्सिटी देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के हैबिटेट आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक लिविंग बींग्स दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बर्ड्स दिखाई पड़ रही हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स भी होंगे, टेरेस्ट्रियल और ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ठीक है? तो ये सब दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी बायोस्फीयर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में याद रखिएगा क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है?
फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसके बाद डिकम्पोजर्स का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स को और सॉइल को वापस न्यूट्रिएंट पहुंचा देता है। ये डिकम्पोजर का काम है। अब आता है बैलेंस ऑफ नेचर, कैसे नेचर जो है बैलेंस होती है। तो अर्थ के जो सिस्टम्स हैं जैसे लैंड, एयर, वाटर एंड लाइफ आर इंटरकनेक्टेड। तो पहली बात तो ये है कि लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइफ हो गया, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए किसी एक को आपने डिस्टर्ब कर दिया, मान लीजिए लैंड डिस्टर्ब कर दी, तो ये तीनों चीजें अपने आप से ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो बैलेंस इसीलिए एसेंशियल है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और डिस्टरबेंस कब होता है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आ गई, तो ये सब क्या है, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अब देखिए लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिससे हम भी आए हैं और जिससे आप भी आए हैं। ये क्या करता है, अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करके रखता है। अब जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाए कभी अर्थ का, तो हो सकता है कुछ ही साल में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स जो हमारे शरीर में होते हैं, डीएनए में होते हैं, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाते हैं। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, यही कह सकते हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो उनका बच्चा होता है, उनमें पहुंचती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब बात आती है, दो तरीके के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ऑफ स्प्रिंग जो होती है बिल्कुल उसी पेरेंट की तरह होती है, तो आइडेंटिकल होती है। जैसे आप प्लेनेरिया का केस देख सकते हैं। जो प्लेनेरिया था पहले ऐसे था, यहाँ से बीच से वो कट गया। अब देखिए जब वो कटा तो ये वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन था, हेड, हेड से नीचे का पोर्शन अपने आप से बन गया और ये नया एक प्लेनेरिया बन गया। और जो नीचे वाला पोर्शन था, वहां पे हेड आना था, तो हेड वहां पे रीजनरेट कर गया और फिर से एक नया प्लेनेरिया बन गया। तो इसकी आप शक्ल देखेंगे और इन दोनों की शक्ल देखेंगे तो एक ही तरीके की आपको दिखेगी। इसके बाद आते हैं, अब यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जिंजर हो गया, जैसे पोटैटो, आलू हो गया, तो इनमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स हो गए जिंजर और पोटैटो। ठीक है, अब फिर इसको सॉइल में लगा दिया जाएगा, तो ये पूरा पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे जिंजर्स आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल में आपने देखा, जहाँ पे केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जरूरी है कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा, मतलब शक्ल, सूरत, उनका व्यवहार, उनका कैरेक्टर थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। इसी वजह से सर्वाइवल रेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज्यादा होता है। इन प्लांट्स इन्वॉल्व पॉलन मेल एंड ओव्यूल फीमेल, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीड और फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। देखिए प्लांट्स के केस में अगर आप देखेंगे, इसमें मेनली दो, क्या दो दो मतलब पेरेंट इन्वॉल्व हैं। मतलब मेल्स की तरफ से पॉलन होता है, फीमेल की तरफ से ओव्यूल होता है। ठीक है, और जब दोनों मिलते हैं तो पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन से एक नई फिनोमेना होगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किए हैं। और फिर सीड और फ्रूट का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हिबिस्कस फ्लावर का दिया गया है, तो इसमें मेल का पार्ट भी होता है, फीमेल का पार्ट भी होता है। ये मेल का पार्ट है और ये क्या है, फीमेल का पार्ट है। ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो जाएगा। अब एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में क्या होता है, मेल का जो सेल है, मेल का जो जर्म सेल है, उसको स्पर्म कहते हैं। फीमेल का जो होता है उसको एग कहते हैं। जब ये स्पर्म और एग कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक जाइगोट कर बनता है, और इस फिनोमेना कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट जैसे जैसे डेवलप होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से फाइनली क्या बन जाएगा, एक बेबी बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्पर्म है वो जा रहा है एग के पास, और जब यहाँ पहुंचता है तो ये दोनों के दोनों, मतलब एग और स्पर्म मिलके क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बर्ड्स के केस में क्या होता है, तो बर्ड जो है वो अंडे देती है, एग्स ले करती है। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो जो जो भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो
यंग वन्स को मतलब अंडे नहीं देते, वो सीधे-सीधे बच्चे देते हैं, यंग वन्स को बर्थ देते हैं। थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ। अब देखिए लाइफ जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, उस पे भी कई सारे थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? जैसे आप देखते होंगे गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जाड़ा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी साल भर बरसता ही नहीं है, लेकिन जब बरसता है तो इतना ज़्यादा बरस जाता है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से मेनली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस में 2 गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है मीथेन। इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ जा रहा है। वही सेम ग्लोबल वार्मिंग भी है। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बढ़ने से जो आइस कैप्स थी, जो ग्लेशियर्स थे, वो मेल्ट होते चले जा रहे हैं, और जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा। और आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज, आइलैंड नेशंस हैं। जैसे इंडिया में ही देखा जाए, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार के कई सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, तो वो सब डूबने की कगार पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ा एक इशू देखने को मिल रहा है। बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब बायोडायवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लीड्स टू एक्सटिंक्शन। अब हम लोग जहाँ पर जंगल थे, जहाँ पे बड़े-बड़े रिजर्व्स हुआ करते थे फॉरेस्ट के, उसको काट के वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ घर बना रहे हैं। तो जब वहाँ प्लॉटिंग और घर बनाने लग जाएँगे तो बायोडायवर्सिटी लॉस तो हो ही जाएगा। अब जहाँ चिड़िया वहाँ रहती थी, चिड़िया भाग जाएँगी। कोई जानवर रहते थे, कोई छोटी-छोटी मतलब बहुत सारे और ऑर्गेनिज़म्स रहते थे, वो सब चले जाएँगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन में आप देखेंगे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, तो ये तीनों पॉल्यूशन जो है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं, और ये लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा बेसिक क्या-क्या होता है। ठीक है? और ये इकोसिस्टम को डैमेज कर देते हैं। ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट अर्थ। अब अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कौन-कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं, ये बताना है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, 1987 में आया था, मेनली ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। ठीक है? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? नहीं तो अगर मान लीजिए ओज़ोन लेयर बिल्कुल गायब हो जाए, तो सारी अल्ट्रावायलेट रेज़ अर्थ पे आ जाएगी और लाइफ एग्ज़िस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ओज़ोन लेयर को दिक्कत किससे? सीएफसी से दिक्कत है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है? ये उसको ख़त्म कर देता है, पतली कर देता है लेयर को। इसके बाद अर्थ समिट हुई थी 1992 में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे किया गया, क्लाइमेट पे किया गया, बायोडायवर्सिटी पे किया गया था। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आती है 2005 में। तो सबसे पहले आपने देखा क्या आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। फिर अर्थ समिट हुई थी, रियो में हुई थी ये। ठीक है? इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया 2005 में। ये मेनली ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए हुआ था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, और इसमें कहा गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कितना बना के रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम का ही बना के रखना है। हालाँकि ये धीरे-धीरे करके रीच कर रहा है, ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है। हालाँकि कई सारी कंट्रीज़ हैं जो स्टेप्स ले रही हैं, लेकिन उतना अच्छा स्टेप्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इश्यू बना हुआ है। बात आती है कैसे लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए अर्थ पे, जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो फायदा क्या उस चीज का? तो लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज हैं? तो पहला दिया गया है, यूज रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम लोग को ज्यादातर केस में ट्राई करना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग यूज करें। जैसे सोलर एनर्जी के लिए सोलर प्लांट्स लगाएं। ठीक है? हम लोग छतों पे रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाएं। रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें वेस्ट को, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं करेंगे, जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, तो प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ी दिक्कत होता जा रहा है, सॉइल पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, ये सारी दिक्कतें प्लास्टिक वेस्ट से हो जाएंगी। तो इसीलिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने वेस्ट को। कंज़र्व, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट को कंज़र्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट को कंज़र्व नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे करके डिप्लीट कर जाएँगे,
और एक दिन आप बिना वाटर आप रह के देखिए तो आपका पता चलेगा वाटर की अहमियत क्या होती है। एक दिन छोड़िए, अगर आप 4-5 घंटा भी बिना वाटर के रह लेते हैं तो भी बहुत बड़ी आपको दिक्कत होने लग जाती है। इनकरेज सस्टेनेबल फार्मिंग। अब देखिए अभी तक जो फार्मिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो ज़रूरी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग जाएँ, ठीक है? सस्टेनेबल फार्मिंग करें, इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाएँ, ठीक है? और एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन स्टार्ट किया है, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मोदी जी ने स्टार्ट किया था, तो अगर आप अपने आंसर्स में मिशन लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो थोड़ा-सा अच्छा होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट इज़ मिशन लाइफ? इसके बारे में आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल तो ये, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।